दुनिया भर में रिश्तों के टूटने या कहें कि तलाक का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, अगर कोई सोचे कि ये आपसी मतभेद है या धोखा है। तो जवाब बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक वो कारण है पैसा। बिल्कुल। मतलब ये कितनी अजीब बात है ना कि शादियों में हम कपड़ों से लेकर केटरिंग तक पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। महीनों प्लानिंग होती है उसकी। हाँ, महीनों प्लानिंग होती है, लेकिन शादी के बाद के जो अगले 50 सालों की आर्थिक नींव कैसी होगी, उस पर शायद 50 मिनट भी बात नहीं होती। यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है असल में। हम अक्सर ना उस रोमानी तस्वीर में इतने खो जाते हैं कि हनीमून पर जाना है, नया घर सजाना है, हाँ, कि ये भूल ही जाते हैं कि हर एक सपने के साथ एक प्राइस टैग जुड़ा होता है। सही कहा। पैसों को लेकर शुरुआत में जो झिझक होती है ना, बात ना करने की जो आदत होती है, वही आगे चलकर अविश्वास और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण बनती है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में, जहां हम अलग अलग स्रोतों और रिसर्च को खंगाल कर काम की जानकारी निकालते हैं, उमा हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। जी। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा श्री दिनेश मिश्रा जी के एक शानदार लेख पर आधारित है, जिसका नाम है नए शादीशुदा जोड़े का आर्थिक नियोजन। बहुत ही प्रासंगिक लेख है ये। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ कुछ किताबी बातें दोहराना नहीं है, बल्कि उन वास्तविक जीवन के सूत्रों को डिकोड करना है जो किसी भी नए जोड़े को, या सच कहें तो किसी भी इंसान को, हाँ, किसी को भी आर्थिक तनाव से बचाकर एक बेहतरीन वित्तीय टीम में बदल सकते हैं। इस लेख की ना सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये कोरी थ्योरी नहीं देता। मतलब ये उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर चोट करता है जो हमें पैसों पर बात करने से रोकती हैं। इसलिए ये चर्चा उन सभी लोगों के लिए एक आई ओपनर होगी जो अपने पैसों को सही दिशा देना चाहते हैं। और पहला ही कदम जो स्रोत में सुझाया गया है वो है शादी के पहले महीने में ही बैठकर पैसों पर खुलकर बात करना, जो कि असल जिंदगी में मुझे लगता है किसी घाव से पुरानी बैंडेड उखाड़ने जैसा है। वो कैसे? मतलब शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, एक अजीब सी झिझक महसूस होती है, लेकिन घाव तभी जल्दी भरता है जब आप उसे हवा लगने दें। अगर बात नहीं करेंगे तो अंदर ही अंदर गलतफहमियां पनपती रहेंगी। ये बैंडेड वाली उपमा बहुत सटीक है। जब दो लोग एक साथ जीवन शुरू कर रहे हैं तो कुछ बुनियादी बातें बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। जैसे दोनों की कुल आमदनी क्या है, क्या किसी के नाम पर पहले से कोई एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन चल रहा है? अच्छा, पुरानी बचत कितनी है? बिल्कुल। और एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा जिस पर अक्सर झगड़े होते हैं कि दोनों में से किसे अपने माता पिता को हर महीने कितनी आर्थिक मदद भेजनी है। ओह हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इन बातों को कालीन के नीचे सरका दिया जाए ना, तो ये भविष्य में एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है। और इसी पारदर्शिता को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय दिया गया है, जैसे हमारी वित्त डायरी कहा गया है। हाँ, सुझाव ये है कि एक छोटी सी डायरी बनाई जाए और पहले 3 महीने तक घर का हर छोटा बड़ा खर्च उसमें लिखा जाए। अब कोई सोच सकता है कि यार आज के डिजिटल जमाने में डायरी में खर्च लिखना कितना पुराना तरीका है। दिखने में ये एक मामूली हिसाब किताब का तरीका लग सकता है, लेकिन असल में ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल टूल है। वो कैसे काम करता है? देखिए, जब कोई इंसान अपने हाथों से लिखता है ना कि उसने बाहर खाने पर या ऑनलाइन शॉपिंग पर कितने पैसे खर्च किए, तो वो असल में अपनी आदतों का आईना देख रहा होता है। सही बात है। अक्सर हमें लगता है कि पैसा बड़े खर्चों में जा रहा है, जैसे किराए में या गाड़ी की ईएमआई में। हाँ। लेकिन ये डायरी दिखाती है कि असल में पैसा उन छोटी छोटे लीक्स में जा रहा है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे रोज बाहर कॉफी पीना या बिना जरूरत के ऑनलाइन ऑर्डर कर देना। बिल्कुल। 3 महीने में ही पूरी तस्वीर साफ हो जाती है कि आमदनी और खर्च का असली प्रवाह किस दिशा में है। तो जब डायरी से ये पता चल गया कि पैसा जा कहाँ रहा है, तो अगला कदम ये तय करना है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। और यहीं पर बजट की बात आती है। जी, बजट। अब बजट शब्द सुनते ही ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने खर्चों पर पाबंदी लगा दी हो, लेकिन स्रोत बहुत खूबसूरती से समझाता है कि बजट आपको बांधता नहीं है, बल्कि ये आपको आज़ादी देता है। बजट का मतलब ये जानना है कि आर्थिक रूप से आपकी जमीन कितनी मजबूत है और
इसके लिए 50-30-20 का नियम सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। 50-30-20? हाँ, ये कोई बहुत जटिल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट ढांचा है। चलिए इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं जो स्रोत में दिया गया है। हम्म, मान लीजिए पति पत्नी की कुल मासिक आय 60,000 रुपए है। ठीक है। तो इस नियम के हिसाब से 50% यानी 30,000 रुपए आवश्यक खर्चों के लिए हैं। इसमें घर का किराया, राशन, बिजली का बिल या दवाइयाँ आती हैं। मतलब वो चीजें जिनके बिना काम नहीं चल सकता। हाँ, फिर आता है 30% यानी 18,000 रुपए जो इच्छाओं के लिए हैं, जैसे बाहर खाना, फिल्म देखना, कपड़े खरीदना। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण 20% यानी 12,000 रुपए जो सीधे बचत और निवेश में जाना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी मैकेनिज्म काम करता है, जिसे हम पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट मतलब खुद को पहले भुगतान करें। हाँ, इसका मतलब है जैसी तनख्वाह आए सबसे पहले वो 20% हिस्सा निकाल कर अलग कर दें। अगर हम ये सोचेंगे ना कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचा लेंगे, तो यकीन मानिए कभी कुछ नहीं बचेगा। हाँ, क्योंकि खर्च हमेशा आमदनी के हिसाब से फैली जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मैं एक व्यवहारिक सवाल उठाना चाह रही हूँ। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, खासकर दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर जैसे शहरों में, उन्हें पता है कि सिर्फ एक ढंग के घर का किराया ही सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। ये तो है। तो ऐसे में आवश्यक खर्चों को सिर्फ 50% तक सीमित रखना कितना संभव है? क्या ये नियम थोड़ा हवा-हवाई नहीं लगता? देखिए, ये एक बहुत ही वास्तविक समस्या है। इसीलिए 50-30-20 को एक आदर्श ढांचा कहा गया है। कोई पत्थर की लकीर नहीं है ये। अच्छा। अगर किसी का किराया और राशन मिलकर 60 या 65% तक पहुंच रहा है, तो जाहिर है कि समायोजन तो करना ही होगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो कटौती कहाँ से होगी। तो बचत से नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। क्या हम बचत कम करेंगे? कभी नहीं। समायोजन हमेशा 30% वाले हिस्से यानी जो इच्छाओं वाला बजट है, वहां से होना चाहिए। मतलब बाहर खाना कम करना होगा या वीकेंड ट्रिप्स टालने होंगे? उस 20% बचत वाले हिस्से के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि वही आपकी भविष्य की सुरक्षा है। ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। अपनी इच्छाओं पर कैंची चलाना सुरक्षित है, भविष्य पर नहीं। तो चलिए मान लेते हैं कि वो 20% बचा लिया गया। अब लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि सीधे शेयर बाजार में पैसा लगा देते हैं ताकि वो जल्दी 2 गुना हो जाए। लेकिन स्रोत ऐसा करने से साफ मना करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जीवन पूरी तरह से अप्रत्याशित है। मान लीजिए किसी ने अपनी सारी बचत शेयर बाजार या किसी लंबी अवधि के निवेश में डाल दी। हाँ। और अचानक से नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तब क्या होगा? बाजार अगर उस वक्त नीचे चल रहा है तो नुकसान उठा के पैसा निकालना पड़ेगा ना। सही बात है। इसीलिए स्रोत कहता है कि निवेश करने से पहले एक आपदा खाता या कहें कि इमरजेंसी फंड बनाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कितना बड़ा होना चाहिए ये फंड? आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा हर वक्त तैयार होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो उसके पास 90,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक का एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। बिल्कुल। स्रोत में ये भी सलाह दी गई है कि शादी के पहले 6 महीनों में हर महीने कम से कम 5 से 8,000 रुपए अलग निकालकर इस खाते में डालने चाहिए। लेकिन इसे रखें कहाँ? सेविंग अकाउंट में तो ये खर्च हो सकता है। इसके लिए लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और स्वीप इन एफडी बेहतरीन विकल्प हैं। इन दोनों तकनीकी शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये काम कैसे करते हैं? देखिए, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स वो फंड होते हैं जहां पैसा बहुत सुरक्षित रहता है और बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर खास असर नहीं होता। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जब आपको पैसे की जरूरत हो तो 1 से 2 दिन के अंदर पैसा वापस आपके बैंक खाते में आ जाता है। और ये स्वीप इन एफडी क्या है? स्वीप इन एफडी तो और भी दिलचस्प है। इसमें पैसा आपके सामान्य सेविंग अकाउंट में ही रहता है, लेकिन एक तय सीमा से ऊपर जाते ही वो पैसा अपने आप एफडी में बदल जाता है। ओहो, मतलब ब्याज एफडी वाला मिलेगा और जब चाहें एटीएम से निकाल लें तो पैसा सेविंग अकाउंट की तरह तुरंत बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। इस तरह आपका पैसा महफूज भी रहता है और आपात स्थिति में तुरंत काम भी आता है। और जब आपातकाल या इमरजेंसी की बात हो ही रही है, तो
उस चीज पर बात करना जरूरी है जो इंसान को सबसे बड़े आर्थिक झटके से बचाती है। आप बीमा की बात कर रही हैं? हाँ, बीमा। मुझे तो लगता है कि टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल गाड़ी के एयरबैग की तरह है। कोई भी ये सोचकर गाड़ी नहीं चलाता कि आज एक्सीडेंट करना है। बिल्कुल नहीं। लेकिन एयरबैग के बिना हाईवे पर गाड़ी दौड़ाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। प्यार की असली ढाल, लेखक ने बीमा को यही नाम दिया है। बहुत से लोग ना बीमा को एक बेकार खर्च मानते हैं क्योंकि इसमें पैसा वापस नहीं मिलता। हाँ, लोग सोचते हैं कि प्रीमियम डूब गया। लेकिन शुद्ध जीवन बीमा या टर्म प्लान आपके परिवार के भविष्य का असली रक्षक है। स्रोत के अनुसार ये कवर आपकी सालाना आय का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। यानी अगर आय 6 लाख रुपए सालाना है तो जीवन बीमा 60 से 90 लाख रुपए के बीच होना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत महंगा होगा, उनके लिए बता दूं कि 30 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान मुश्किल से 700-800 रुपए महीने में मिल जाता है। मतलब एक बार पिज्जा मंगाने की कीमत में आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एकदम सही। इसके साथ ही ना स्वास्थ्य बीमा को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, आज मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, लेकिन इलाज का खर्च आसमान छू रहा है। एक गंभीर बीमारी दशकों की जमा की गई बचत को कुछ ही दिनों में निगल सकती है। बिल्कुल। इसलिए 5 से 10 लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना अनिवार्य है। फैमिली फ्लोटर प्लान का मतलब है कि एक ही पॉलिसी के तहत पति, पत्नी और बच्चे सभी कवर हो जाते हैं। अलग अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सही कहा। लेकिन यहाँ ना स्रोत में एक बहुत ही कड़ी चेतावनी भी दी गई है। क्या? वो है यूलिप और एंडोमेंट प्लान से दूर रहने की। हाँ, ये वो प्लान है जो कहते हैं कि हम आपको बीमा भी देंगे और आपके पैसे को निवेश करके रिटर्न भी देंगे। सुनने में तो ये 2-in-1 डील बहुत अच्छी लगती है। लगती तो है। फिर इनसे दूर रहने को क्यों कहा गया है? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई यूलिप या एंडोमेंट प्लान में प्रीमियम बढ़ता है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीमा कंपनी मोर्टेलिटी चार्ज और एडमिनिस्ट्रेशन फीस के नाम पर काट लेती है। अच्छा, मतलब शुरुआत में ही पैसा कट जाता है। हाँ, जो थोड़ा सा पैसा बचता है सिर्फ वो ही निवेश किया जाता है। नतीजतन न तो आपको उतना बड़ा जीवन बीमा मिलता है जितना एक टर्म प्लान में मिलता है, और न ही उतना अच्छा रिटर्न मिलता है जितना किसी म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो दोनों तरफ से नुकसान है। बिल्कुल। इसलिए सबसे बुनियादी नियम यह है कि बीमा और निवेश को कभी एक साथ ना मिलाएं। तो अब तक की चर्चा में हमने अपनी जमीन मजबूत कर ली, इमरजेंसी फंड से एक कुशन बना लिया और बीमा के जरिए ढाल भी पहन ली। जी। अब बारी आती है अपनी संपत्ति को असल में बढ़ाने की। स्रोत इसे सपनों का रोड मैप कहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमें अपना घर लेना है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है। इसे लक्ष्य बनाने के लिए ना इसे समय सीमा में बांटना होगा। जैसे अल्पकालिक लक्ष्य जो 1 से 3 साल में पूरे करने हैं, जैसे नया फर्नीचर या कोई यात्रा। मध्यकालिक लक्ष्य जो 3 से 7 साल में चाहिए, जैसे गाड़ी खरीदना या घर का डाउन पेमेंट। और दीर्घकालिक लक्ष्य वो जो 7 साल से ज्यादा के होते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड या बच्चों की शिक्षा। और इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्रोत उस चीज का जिक्र करता है जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, इसमें रमेश और सुरेश का एक उदाहरण दिया गया है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। वो उदाहरण समय की ताकत को दर्शाता है। देखिए, रमेश 25 साल की उम्र से हर महीने महज 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करता है। ठीक है, सिर्फ 5,000। दूसरी तरफ सुरेश है जो सोचता है कि अभी तो उम्र पड़ी है, और वो 35 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है, वो भी उसी 5,000 रुपए के साथ। 10 साल बाद। हाँ, जब दोनों 60 साल के होते हैं और अगर हम 12% का अनुमानित रिटर्न माने तो रमेश के पास लगभग 1,70,00,000 रुपए होते हैं। बाप रे। जबकि सुरेश के पास सिर्फ 45 लाख रुपए रह जाते हैं। 1 मिनट, जरा रुकिए। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 10 साल की देरी और दोनों के बीच 1.25 करोड़ रुपए का अंतर आ गया। ये गणित काम कैसे कर रहा है? ये कंपाउंडिंग का जादू है। शुरुआत के कुछ सालों में ना आपको पैसा सिर्फ जुड़ता हुआ लगता है, लेकिन बाद के सालों में ये घातांकीय रूप से बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बिल्कुल, यानी आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। रमेश के पैसे को कंपाउंड होने के लिए पूरे 35 साल मिले, जबकि सुरेश को सिर्फ 25 साल। वो 10 साल का अंतर अंत में एक विशाल खाई बन गया। लेकिन जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं और उनकी उम्र शायद 35 या 40 साल है, वे तो ये सोचकर निराश हो सकते हैं कि उनका समय तो निकल गया। क्या
उनके लिए खेल सच में खत्म हो चुका है? नहीं, खेल खत्म नहीं हुआ है। कंपाउंडिंग का नियम उनके लिए भी काम करेगा। तो उन्हें क्या करना होगा? इसका मैकेनिज्म ये है कि जिस समय की कमी सुरेश के पास है ना, उसकी भरपाई उसे पैसे की मात्रा बढ़ाकर करनी होगी। अच्छा। उसे रमेश के बराबर पहुंचने के लिए 5,000 की जगह कहीं ज्यादा बड़ी रकम की एसआईपी शुरू करनी होगी। समझ गई। और अगर बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना से बेहतर कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। चलिए, धन बढ़ाना तो सीख लिया, लेकिन एक बात जो कोई नहीं बताता वो ये है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो आपकी सारी मेहनत को दीमक की तरह खा सकती हैं। बुरा कर्ज और टैक्स। बिल्कुल। कर्ज के मामले में स्रोत स्पष्ट रूप से अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच एक लकीर खींचता है। सही बात है। अच्छा कर्ज वो है जो आपकी संपत्ति या कमाने की क्षमता को बढ़ाता है, जैसे घर का लोन या एजुकेशन लोन। हाँ। लेकिन बुरा कर्ज आपकी आर्थिक आजादी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसमें पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और आजकल का सबसे बड़ा मायाजाल बाय नाउ पे लेटर शामिल है। ये बाय नाउ पे लेटर तो मुझे बिल्कुल मीठे जहर की तरह लगता है। जब आप खरीदारी करते हैं तो कोई दर्द महसूस नहीं होता, बस एक क्लिक किया और सामान घर पर। बिल्कुल। लेकिन भविष्य में ये आपकी आमदनी पर इतना भारी बोझ बन जाता है कि इंसान हमेशा कर्जे में ही फंसा रहता है। इस जाल से बचने का एक सीधा सा नियम स्रोत में है कि आपकी कुल ईएमआई किसी भी हाल में आपकी मासिक आय के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 40%। हाँ। और अगर किसी पर पहले से कई तरह के कर्ज हैं तो उसे चुकाने के लिए एवलांच मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। एवलांच मेथड। इसको अगर हम एक उपमा से समझें तो मान लीजिए आपके घर में 3-4 जगह आग लगी है। ठीक है। एक आग गैस सिलेंडर के पास लगी है और एक आग घर के बाहर रखे कूड़ेदान में। आप सबसे पहले पानी किस पर डालेंगे? जाहिर है गैस सिलेंडर पर। बिल्कुल। इसी तरह जिस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, उसे सबसे पहले खत्म करना चाहिए। बहुत सही उदाहरण है। क्रेडिट कार्ड के जाल से बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप किसी चीज को नकद पैसे देकर नहीं खरीद सकते तो उसे क्रेडिट कार्ड से भी मत खरीदिए। लोग अक्सर मिनिमम ड्यू चुकाकर खुश हो जाते हैं ना? हाँ, जबकि असल में वो सिर्फ ब्याज का भुगतान है। मूल रकम जस की तस खड़ी रहती है। और कर्ज के बाद जो दूसरी चीज हमारी आमदनी में सेंध लगाती है वो है टैक्स। स्रोत कहता है कि अगर सही तरीके से टैक्स प्लानिंग की जाए तो टैक्स बचाना भी असल में पैसा कमाने जैसा ही है। लोगों को अक्सर ना टैक्स कानूनों की पूरी जानकारी नहीं होती। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट तो सभी जानते हैं। हाँ, वो तो कॉमन है। लेकिन इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर 25,000 की छूट मिलती है। अगर होम लोन लिया है तो सेक्शन 24B के तहत ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट है। और एनपीएस में भी कुछ होता है ना? बिल्कुल। नेशनल पेंशन सिस्टम में सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए की एक अलग और अतिरिक्त छूट मिलती है। और यहाँ स्रोत में एक बहुत ही काम की सलाह दी गई है कि टैक्स प्लानिंग का सही समय मार्च का महीना नहीं है। लोग यही गलती करते हैं। हाँ, मार्च में लोग हड़बड़ाहट में आकर किसी भी खराब पॉलिसी में पैसा फंसा देते हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। इसका सही मैकेनिज्म ये है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल में ही तय कर लें कि पैसा कहाँ जाना है। और अगर पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो दोनों को अलग अलग टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे परिवार की कुल बचत कई गुना बढ़ सकती है। बिल्कुल। अब इन सब रणनीतियों के बाद लेख के उस हिस्से पर आते हैं जिसे अप्रिय सच्चाइयां कहा गया है। ये वो कागजी कार्रवाई है जिसके बारे में बात करना किसी को पसंद नहीं। हाँ, जैसे वसीयत और नॉमिनी की बात। लोगों को लगता है कि यार अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, इन सब बातों की क्या जरूरत है। सही बात है। लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके न रहने पर भी वे सुरक्षित रहें। इसलिए सभी बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों और म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनी अपडेट करना बहुत जरूरी है। और जॉइंट अकाउंट्स? हाँ, एक सरल सी वसीयत बनवाना और जॉइंट अकाउंट खोलना ये सुनिश्चित करता है कि आपात स्थिति में परिवार को कानूनी पचड़ों में न फंसना पाए। स्रोत ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, परिवार आर्थिक दस्तावेज फाइल बनाना। ये बहुत जरूरी है। एक ऐसी जगह जहां सारे पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट नंबर और पॉलिसी के कागजात रखे हों। और सबसे जरूरी बात,
घर के दोनों सदस्यों को पता हो कि वो फाइल कहाँ रखी है। इस पूरी आर्थिक यात्रा को कामयाब बनाने के लिए ना घर में एक सीएफओ तय होना चाहिए। सीएफओ? हाँ, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कोई एक व्यक्ति जो कागजी कार्रवाई और तारीखों का ध्यान रखे, लेकिन फैसले हमेशा दोनों की सहमति से होने चाहिए। और फैसलों के लिए लेखक ने एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया है, मनी डेट। मनी डेट? हाँ, महीने में एक बार साथ बैठकर अपने पैसों की समीक्षा करना। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब कैंडल लाइट डिनर पर रोमांस की जगह एक्सेल शीट खोलकर बैठना है। ये तो है। तो इसे तनावपूर्ण झगड़े या एक बोरिंग मीटिंग में बदलने से कैसे रोका जाए? इसका पूरा दारोमदार आपकी मानसिकता पर है। हाँ। देखिए, झगड़ा तब होता जब सोच तुम्हारा पैसा बना मेरा पैसा की होती है। मनी डेट का मकसद इस सोच को हमारा पैसा में बदलना है। अच्छा। जब दोनों ये समझ लेते हैं कि वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पैसे की चुनौती या किसी लक्ष्य के खिलाफ एक टीम की तरह लड़ रहे हैं, तब यह प्रक्रिया तनावपूर्ण नहीं रहती। बहुत खूब। और एक नियम बना लें कि 10,000 रुपए से ऊपर की कोई भी खरीदारी बिना दोनों की सहमति के नहीं होगी। साथ मिलकर आर्थिक किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, क्योंकि साक्षरता एक सतत प्रक्रिया है। तो अगर हम इस पूरे मास्टर क्लास को समेटें तो पहले साल का एक स्पष्ट रोड मैप सामने आता है। पहले महीने में बजट डायरी बनाएं और खुलकर बात करें जी। अगले 1 से 3 महीने में अपना टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस सुरक्षित करें। 3 से 6 महीने के भीतर आपातकालीन फंड तैयार करें और अपनी एसआईपी शुरू कर दें। ये एक बहुत ही ठोस और अचूक योजना है। और लेखक श्री दिनेश मिश्रा जी ने अपने लेख के अंत में जो बात कही है ना, वो इस पूरी चर्चा का सार है। वो क्या है? उन्होंने लिखा है कि पैसा आपका दास बने, आप पैसे के दास नहीं। पैसा आपका दास बने, आप पैसे के दास नहीं। वाकई ये एक ऐसा मंत्र है जिसे सबको गांठ बांध लेना चाहिए। आज हमने 50-30-20 नियम, कंपाउंडिंग की ताकत और एक अनुशासित रोड मैप के हर उस मैकेनिज्म को समझा जो भविष्य को सुरक्षित करता है। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर जरूर मंथन कीजिएगा। वो क्या है? मान लीजिए आपने ये पूरा रोड मैप सेट कर लिया, सब कुछ तय योजना के अनुसार एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा अगर शादी के 5 साल बाद पति या पत्नी में से कोई एक अचानक अपनी जमी जमाई और सुरक्षित कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक बिल्कुल अनिश्चित स्टार्टअप शुरू करना चाहे? अरे ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, तो जब जिंदगी आपके सेट किए हुए उस सपनों के रोड मैप को पूरी तरह से पलट दे, तब ये सारा आर्थिक अनुशासन, ये डायरी और ये सारा बैकअप आपके रिश्ते और आपके सपनों को कैसे बचाएगा? सोचिएगा जरूर। बहुत ही गहरा सवाल है। इसी के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपने पैसों को सही दिशा देते रहिए।